नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34 जो है क्लास 10th के जून के लिए। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित है। ये आपकी 22 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि 1815 में जो नेपोलियन वो हार गया था, उसके बाद क्या हुई थी, वियना की संधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जर्मनी के चांसलर मेटरनिक की। चांसलर कहते हैं जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, ऐसे जर्मनी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चांसलर होता है। और 1815 से लेके 1848 तक का जो समय है वो मेटरनिक की व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है यूरोप में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा उस पर, यूरोप पर। इसने पूरी कोशिश की कि उस दौरान जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं ना पनपे, है ना, और रूढ़िवादी जो सत्ता है वो कायम रहे। ठीक है, इसका एक ही नारा था कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। ठीक है, अगर कोई कहे कि किसने ये बात कही थी कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, तो वो मेटरनिक था। ठीक है, अब हुआ क्या, फिर भी 1830 में जो है 1830 से लेकर 1848 तक जो है क्रांतियाँ जो है वो उनका दौर शुरू हो गया, क्योंकि जो लोग थे वो राजतंत्र से खुश नहीं थे। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में किसका शासन था? बुर्बो राजवंश का। तो 1824 तक तो सब ठीक चला क्योंकि जो राज था वो अच्छा था। लेकिन जब 1824 के बाद जो राजा गद्दी पर बैठा था वो लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि निरंकुश था, अत्याचारी था। तो लोगों ने फिर से क्या करी, क्रांति करी और उस राजा को गद्दी से उतार दिया। ठीक है, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 1930 में हुई थी और उसको जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जुलाई के महीने में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में, फ्रांस में जब भी कुछ होता है तो उसके देखा देखी जो यूरोप है, बाकी के देश हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे भी क्रांतियाँ हुई, कुछ सफल रही, कुछ असफल रही। ठीक है, तो इस तरह से जो है चलता रहा। अब जो ये वर्कशीट है इसमें हमें बताया गया है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी जो राष्ट्रवाद है एक तरह से इन दोनों से जो है अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, इसमें जो प्रश्न नंबर 4 है बेटा, उसमें मैं विस्तृत से आपको समझाऊंगी, क्योंकि वो इसी के ऊपर है। अब आते हैं, राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। ठीक है, हुआ क्या था, 1848 के बाद ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, इसका फ़ायदा उठाया था रूढ़िवादियों ने, है ना। उनको समझ में आ गया था, इस भावना का प्रयोग करके उन्होंने क्या करा, अपनी शक्ति को बढ़ाया और यूरोप में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए इस राष्ट्रवाद की भावना का उपयोग किया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मतलब अब प्रशा ने जिम्मेदारी ले ली कि वो जो है जर्मनी का एकीकरण करके रहेगा, और उसने ऐसा किया भी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब चलते हैं आगे, इसमें है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1866 से शुरू होकर 1871 तक चला। आपको पता है 1848 में भी कोशिश हुई थी इसको जर्मनी को एकीकृत करने की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उसके बाद प्रशा ने जो है उसने इसके एकीकरण का एक तरह से नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, और उसी के नेतृत्व में जो है पूरे जर्मनी का एकीकरण हुआ। किसका? प्रशा। अब प्रशा क्या था, आपको पता ही है, उस समय जो जर्मनी है वो 39 राज्यों में जो है विभाजित था। उन्हीं में से एक राज्य था प्रशा। प्रशा जो है बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा शक्तिशाली था। जो प्रशा में एक प्रमुख मंत्री था उनका ओट्टो वन बिस्मार्क, ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, और इसने जो जर्मनी राष्ट्र है उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब 7 वर्ष के दौरान जो है जो प्रशा था उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ जो है युद्ध लड़े और उसमें जीत प्राप्त हुई। और इस प्रकार जो जर्मनी है उसके एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, क्योंकि वो जीतता गया और उनमें उनके पास जो जर्मनी के राज्य थे उनको छीनता चला गया। और इस तरह से उसने फाइनली पूरे जर्मनी को एक कर दिया। किसने? प्रशा ने। ठीक है, और जो एकीकृत जो संघ बन गया था जर्मनी का, जो सारे राज्यों को मिलाकर बन गया था, उसका नाम रखा गया जर्मनी। ठीक है, 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राज्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो एकीकृत राज्य बना था उसको, जो जर्मनी था, उसका राजा कौन बना? विलियम प्रथम। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया का महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, प्रशिया मतलब प्रशा। ठीक है, यहाँ प्रशिया प्रशा एक ही बात है।
तो जब जर्मनी एकीकृत हो गया 39 राज्यों से मिलकर वो एक बन गया और उसमें प्रशा जो है एक तरह से प्रशा का ही पूरा नेतृत्व था, प्रशा ही उसमें शासन में था। तो पर्शिया जो है वो महाशक्ति के रूप में आ गया, कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए जर्मन राज्य में जो मुद्रा है, बैंकिंग है, ठीक है, न्यायिक व्यवस्थाओं का जो है आधुनिकीकरण कर लिया। पहले तो 39 राज्य थे, उनके हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब एकीकृत हो जाता है तो सबका मिला करके एक जैसी जो व्यवस्था होती है, एक जैसे कानून होते हैं, एक जैसे नियम कायदे होते हैं जो वो पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं, जो देश के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से उसने आधुनिकीकरण पर जोर दिया। ठीक है, जिसने जर्मनी ने तरक्की की। अब आते हैं आगे, इटली का एकीकरण। ठीक है, 1859 से 1817 तक चला। ठीक है, 1859 में शुरू हुआ था और 1870 तक चला। तो एकीकरण से पहले जो इटली है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, और इसमें क्या था, ये एक तरह से आपस में ज़्यादा जुड़े हुए भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ ना भाषा भी जो है सब जगह पे अलग अलग बोली जाती थी, और अगर इतावली भाषा बोली भी जाती थी तो उसका स्वरूप सब जगह पे जो है अलग अलग था। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इटली जो है एकीकरण से पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था, और इतावली जो भाषा है वो सब जगह नहीं बोली जाती थी, सब जगह जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और जहाँ इतावली बोली भी जाती थी तो वहाँ का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग हुआ करता था। अब 1830 के दशक में जुत्सेपे मेत्नी, इनके बारे में आप पिछले वर्कशीट में जो है काफ़ी विस्तार से जान चुके हो। ठीक है, ये इटली के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब 1830 से लेके 1848 के जो क्रांतिकारी विद्रोह थे वो असफल हुए, मतलब बहुत कोशिश की गई इटली को एकीकृत करने की और इससे राजशाही को ख़त्म करने की, लेकिन ये सारे के सारे जो विद्रोह थे जो 1830 से लेकर 1848 तक चले थे वो सारे के सारे असफल रहे। फिर क्या हुआ, 1859 में, ठीक है, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमेंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, और जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। ठीक है, और जो 1861 में एमुनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो जो इटली का एकीकरण था बेटा, उसमें 3 लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो जुसेप्पे मेत्नी थे, ठीक है, इनको इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। इस पर अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वो कौन थे, जुसेप्पे मेत्नी। और दूसरे थे काउंट कैमली दे काबूर, ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना, ये एक तरह से ब्रेन था इटली के एकीकरण में, जिसका दिमाग चल रहा था वो ये था। ठीक है, उसके बाद है एक और व्यक्ति थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में भी आगे दिया गया है, वो है जुसेप्पे गैरिबाल्डी, है ना। अगर वो मसीहा थे और ये ब्रेन थे तो ये थे तलवार। ठीक है, इनकी तलवार के सहारे जो है इटली ने बहुत सारे युद्ध लड़कर जो है एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में आ जाता है बहुत बार पेपरों में। जो काउंट कैमले दे काबूर हैं, ये सार्डिनिया पिडमेंट का एक प्रमुख मंत्री था और इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का उसने नेतृत्व किया था। ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए थे जिसमें कोशिश करी जा रही थी कि इटली को एक बनाया जाए, उन सब में जो लीडरशिप थी वो किसकी थी, इन्हीं का दिमाग चल रहा था कि अब क्या करना है। जबकि ये जो है ये ना तो स्वयं कोई क्रांतिकारी थे, कोई क्रांतिकारी नहीं थे। जैसे क्रांतिकारी होते हैं ना जो सत्ता में बदलाव चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, ये दिमाग वाला इंसान था ये बस। और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखता था, इसको ये भी नहीं था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना। वो कहता है जो ये एक तरह से राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति था कि राजा के साथ रहो और राजा के साथ अच्छे से काम करो। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था। जो उसने फ्रांस के साथ संधि हुई थी जिसकी वजह से इटली का एकीकरण हुआ, उसमें किसका दिमाग था, इनका, जिसकी कारण से ऑस्ट्रिया को हराया जा सका। हुआ क्या था कि जो ऑस्ट्रिया है उसको हराने के लिए, अब ऑस्ट्रिया से उसको युद्ध लड़ना था। ऑस्ट्रिया जो है एक मजबूत देश था, अब वो सीधे सीधे उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। उनको ये था कि अगर हमसे लड़ने गए और किसी और देश ने इनकी मदद कर दी ऑस्ट्रिया की, तो ये लड़ाई जो है हार सकते हैं। तो इसने पहले ही दिमाग लगाया कि कौन कौन लोग इसके मदद कर सकते हैं, जैसे रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये पहले क्या करा, उनके पास चला गया और उनसे बोला भाई ऑस्ट्रिया से मेरा जो है पर्सनल कोई प्रॉब्लम है और मेरा उससे युद्ध होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसका साथ ना दें। और हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, फ्रांस वगैरह किसी ने भी जो है ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया और ये जो है
ऑस्ट्रिया से जीत गया और उसने उससे जो इटली के इलाके थे वो छीन लिए। ठीक है, तो इस तरह से इटली का जो एकीकरण है वो संभव हो सका। अब बात करते हैं जूसेप्पे गैरिबाल्डी की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इटली के एकीकरण में तलवार का काम किया था, अर्थात इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनमें विजयी हुए थे। अब इनके बारे में जानते हैं कि वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। ठीक है, उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। सशस्त्र मतलब जिनके पास शस्त्र हों, जिनको शस्त्र चलाने आते हो। स्वयंसेवक होते हैं जो खुद से अपने आप को सेवा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उनको भर्ती नहीं किया जाता बल्कि वो खुद से आते हैं कि हम भी देश की सेवा करेंगे। और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो स्पेनी शासक थे उसको हटाने के लिए, ठीक है, वहीं के जो स्थानीय किसान थे उनका समर्थन पाने में वो सफल हो गए। हुआ क्या था कि जो शासक होते हैं अगर वो क्रूर होते हैं तो वहाँ की जो जनता होती है उनसे संतुष्ट नहीं होती, तो खुद चाहती है कि ऐसे जो शासक हैं वो हट जाएं। तो इन्होंने इसी तरह से क्या करा, वहाँ के स्थानीय जो किसान थे उनका समर्थन पा लिया, उनको युद्ध के लिए तैयार किया और लड़ाई लड़ी और उसमें विजयी हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को, ठीक है, ये जो यहाँ पर उन्होंने जीते थे, को राजा एमरिल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार जो है इटली का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। सबसे पहला है कि इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना है तो आप चाहो तो बिल्कुल एज इट इज़ जो है ये इटली का एकीकरण पर ये सारे जो बिंदु हैं इनको पॉइंट वाइज जो है वो लिख दो। ठीक है, यही आपका उत्तर है। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी और 1830 के दशक में जूसेप्पे मैस्त्री ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 1830 से 1848 के जो क्रांतिकारी विद्रोह थे वो असफल हुए थे और 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया और 1861 में एमुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाएगा। और जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था, तो इसका सिंपल सा आंसर है एकीकृत जर्मनी का राजा विलियम प्रथम बना था। अब चलते हैं आगे। और जो इसमें प्रश्न नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप यहीं से लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। ठीक है, ये आपका है। तो जर्मनी का एकीकरण की विशेषताएं, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है विशेषताएं। और जो है उत्तर नंबर आपका ये 3 है और ये पॉइंट वाइज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 और ये 5 पॉइंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। आइए आपका उत्तर पूरा हो गया। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से, ये राष्ट्रवाद की जो क्रांति होना चाहिए से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये 5 नंबर का ही प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद या जनतंत्र या लोकतंत्र और क्रांति से अलगाव को जर्मनी व इटली के एकीकरण की प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है। यानी हम इन एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे कि किस प्रकार जो है जो राष्ट्रवाद था वो लोकतंत्र और क्रांति से जो है अलग हो गया। तो जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम, ठीक है, चतुर्थ ने संविधानवाद और गणतंत्र के पक्ष में ताज पहनने से इनकार कर दिया। मैंने बोला था ना, जब 1848 की क्रांति हुई थी तो प्रशा के जो राजा थे उसको बोला था कि तुमको पूरा जो है उसका राजा बना देते जर्मनी का, लेकिन उसने मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उसको संविधान के दायरे में रह के काम करना था। तो उसके बाद क्या हुआ, रूढ़िवादी ताकतों के मनोबल में वृद्धि हुई और वे उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल रहे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा था, अब उनको पता था कि जो इनका जो उदारवादी आंदोलन है वो तो असफल हो गया। ठीक है, जो लोगों ने क्रांति की थी जनतंत्र के लिए, एकीकरण के लिए, वो असफल हो गई और जो रूढ़िवादी ताकतें हैं वो मजबूत हो गई। हालांकि वे पुरानी व्यवस्था कायम करने में असफल रहे, लेकिन वो जो पुरानी जो उनके सिस्टम था, अब उनको ये डर सताने लगा कि जो पब्लिक है वो गुस्से में है, अगर वो पुरानी व्यवस्था पर चलते रहे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये उनको बात समझ में आ गई थी। तो उन्होंने क्या करा,
राजाओं को अब समझ में आने लगा कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत प्रदान करना ही क्रांति और दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अब उन्होंने मान लिया था कि जो क्रांतिकारी हैं उनको थोड़ा रियायत दे दो, ठीक है, जो जनता है उसकी भलाई के लिए काम कर लो, ठीक है, और जो हम उनका दमन करते हैं उस चक्र को समाप्त कर दो, दास प्रथा जैसे उन्होंने समाप्त कर दी। इस तरह से पूरी कोशिश की जो जनता है थोड़ा खुश रहे, ठीक है, और जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उनको उन्होंने अपने फेवर में कर लिया, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, जो यानी जनता की जो राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव होता है उसको उन्होंने एक तरह से अपने पक्ष में कर लिया ये रियायतें दे करके, ठीक है। और इस उदारवादी राजशाही पहल को प्रशा के बड़े भूस्वामियों का भी समर्थन प्राप्त था। अब जो बड़े भूस्वामी थे उन्होंने भी मान लिया भैया ये जो कर रहे हैं इस समय पे इनकी भलाई के लिए कार्य करने दो। अब प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की तो अंततः काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। अब ये देखोगे आप कि जो पहले क्रांतियाँ किसके लिए होती थी? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो किसके लिए थी? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। लेकिन इस समय जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसका प्रयोग किया गया था राजतंत्र को ही मजबूत करने के लिए, क्योंकि इसमें जितना भी एकीकरण की प्रक्रिया हुई उसके बाद जो है राजतंत्र वो लोकतंत्र कायम नहीं हुआ, उसमें राजा ही जो है वो शासक बने। ऐसे ही जो इटली है, इटली के संदर्भ में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। 1831 से लेकर 1848 तक क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटली के राज्यों को एकीकृत करने की जो जिम्मेदारी थी, ठीक है, यहाँ तक के जो विद्रोह थे 1831 से लेकर 1848 तक के, वो तो आपको पता ही असफल रहे थे, ठीक है। उसके बाद इटली राज्यों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी ली थी विक्टर एमुनल ने, ठीक है, जो बाद में इटली का जो एकीकृत इटली का जो है सम्राट भी बना था। और ये अभिजात वर्ग की संभावना का पोषक था। मतलब ये किसके लिए काम करता था? जो उच्च वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उसकी भलाई के लिए ही ये काम करता है, उनके फ़ायदे के लिए। इसके अतिरिक्त जो उसका प्रमुख मंत्री था काबूर, मैंने बताया था काबूर, इसका दिमाग से ही इन्होंने जो है इटली के जितने भी ये जो युद्ध थे वो जीते थे, जिसकी वजह से इटली एकीकृत हुआ था, ठीक है। वो तो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, ठीक है। और इस तरह से वह भी अभिजात वर्ग का ही संरक्षक था। मतलब कि जो ये जो बड़े लोग हैं, राजा हो गए, कुलीन वर्ग है, ये उनका ही संरक्षक था, उन्हीं की भलाई के बारे में ये कार्य करा था। कुल मिला के जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो इटली और अगर हम जर्मनी के एकीकरण में देखें उनका प्रयोग क्या किया? रूढ़िवादियों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किया, अपना प्रभुत्व जो है यूरोप में कायम करने के लिए किया था। और इस तरह से जो राष्ट्रवाद है वो किससे अलग हो गया था? लोकतंत्र और क्रांति से। इस प्रकार ये आपकी जो है आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बेटा, ठीक है। तो आप अपने चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।